Hello everyone, welcome back to our channel Sabrings Education. Myself आशना बानो. डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे और इसके इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यदि आप BHU BCom एस्पिरेंट हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी है। यहाँ से आपके टोटल BHU BCom में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 15 टोटल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो आपका BHU BCom हो गया। आपके BHU MCom में भी फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है, बिजनेस फाइनेंस, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी आता है, फाइनेंशियल मार्केट भी उसी का पार्ट है इम्पॉर्टेंट। तो इनसे भी आपके MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। BHU BCom एंड MCom के साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपके जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट से आपका फाइनेंशियल मार्केट का भी वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उससे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वीडियो आपके, यदि आप JMI MU DU के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल वीडियो होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुँचें। और साथ ही एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, साइबरनिक्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर MCQ प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है, जो आपके करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, कंप्यूटर और भी कॉमर्स के सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की डेली बेसिस पर MCQ प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है। वहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए MCQ प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं विजिट करके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मनी मार्केट के कंसर्न में, और उसका मनी मार्केट के जितने इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके हम मीनिंग को देखेंगे और उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इस पर पर्टिकुलर आपकी MCQ की सीरीज़ भी लाने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें मिले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, जैसा कि आप सब ने बिजनेस फाइनेंस पढ़ा है और उसमें आपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को भी पढ़ा है। यदि आप MCom एस्पिरेंट हैं तो BCom में आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से। यदि आप BCom एंट्रेंस एस्पिरेंट है तभी आपने 12th में पढ़ा होगा फाइनेंस के कंसर्न में। तो फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली आपका जो ब्रॉड टर्म है इसका, ये आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या है, डिवाइडेड है। बिकॉज ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये बहुत ही ब्रॉड कह सकते हैं, बहुत ही व्यापक है, जो कि आपका कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को कवर करता है। कैपिटल मार्केट का भी फर्दर डिवीज़न है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटल मार्केट को बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इसके लिए अलग लेक्चर लाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट का भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। प्राइमरी मार्केट भी है अच्छा खासा, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी है, तो इस पर हम अलग वीडियो लेक्चर लाएंगे। यहाँ पर मनी मार्केट के कंसर्न में हम सारी चीज़ों को देखेंगे इस लेक्चर में, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। जैसे कि एक कॉमन टर्म में आप देखते हैं कि कोई भी सामान आप लेने जाते हैं तो कहते हैं हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर आप चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। यदि आपका कुछ छोटा मोटा बिजनेस है तो आप सेलिंग करेंगे, और यदि आप कस्टमर है तो आप खरीद करेंगे उस चीज़ की, ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो फाइनेंशियल टर्म है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो, उनकी खरीद और बिक्री होती है एक स्पेसिफिक प्लेस पर, एक सेंटर पर, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। मीन्स कि बहुत सारे प्लेयर्स इसमें जो है एक्टिव पार्ट लेते हैं और मनी मार्केट को क्या करते हैं, मनी मार्केट में ये एक्टिविटी करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग करनी है तो आपको मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल मार्केट को समझना होगा कि ये है क्या,
फाइनेंशियल मार्केट, वैसे जो फाइनेंशियल मार्केट का फिनोमिना है वो अब जनरल टर्म्स में आप समझ सकते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक प्लेस और लोकेशन नहीं है। जैसे कि हम सब कॉमन टर्म में देखते हैं कि कुछ भी चीज़ों को ख़रीदने जाते हैं, तो जैसे कपड़े आप ख़रीदने जाते हैं तो आप कहते हो ना कि हाँ अब जहाँ पर स्पेसिफिक कपड़े मिलते हैं वहाँ पर आप जाते हो, ठीक है। जैसे आप सब्जी मंडी को ही ले लो तो एक प्रॉपर प्लेस है ना उसकी। लेकिन आपका जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के कंसर्न में आते हैं, यहाँ पर हम मनी मार्केट के बारे में देखेंगे, क्योंकि कैपिटल मार्केट की एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो आपका है स्टॉक एक्सचेंज से, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है। तो यहाँ पर यदि हम मनी मार्केट के कंसर्न में बात करें तो मनी मार्केट की कोई प्रॉपर प्लेस, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वहीं आप पर मतलब उसी प्लेस को मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर डीलिंग हो रही है। वैसे तो जनरली इनकी जो डीलिंग होती है, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ओवर टेलीफोन, टेलीग्राफ, मेल एजेंट के थ्रू होती है, तो इस तरीके से। लेकिन जब आप मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट एक क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, ओके। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट की आपने मीनिंग को देख लिया, कंसेप्ट को समझ लिया। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप देखें तो ये दो टाइप का, आपका मनी मार्केट और सेकंड वन इज़ कैपिटल मार्केट। देखिए यहाँ पर मनी मार्केट के सब मार्केट भी हैं, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट होती क्या है। देखिए मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म लोन मार्केट इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 24 आवर्स से लेकर 7 डेज से लेकर आपका 1 ईयर तक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एसेट्स की डीलिंग होती है। अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है। अगर से हम इस टर्म में बात करें, आपके इंस्ट्रूमेंट टर्म में बात करें, तो फाइनेंशियल एसेट्स आपकी जैसे कि आप इक्विटी में डील कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स है तो जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देती है, गिव्स रिटर्न इन फ्यूचर, तो आप उसे क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें आपका जो ऐसी एसेट जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है आपका नियर टू मनी, इसे कह सकते हैं ना, नियर टू मनी। जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये क्या है, नियर टू मनी, मतलब कि ये लिक्विड कैश और मनी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर नेम आपका डिनोट कर रहा है मनी मार्केट। तो क्या आप समझेंगे इससे कि इसमें कैश और मनी की डीलिंग होती है? नहीं, यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर जो नियर टू मनी है मीन्स कि जो मनी के सब्स्टिट्यूट हैं, लाइक ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका ट्रेजरी बिल, ओके। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं मनी मार्केट के हैं और ये क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है टू द मनी। और ये शॉर्ट पीरियड लोन मार्केट है, यहाँ पर जो नीडी बॉरोवर होते हैं और लेंडर जिनको कि कुछ सर्टेन कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन रिटर्न पर या प्रॉफिट पर ये डीलिंग करते हैं। जैसे अब ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल्स है, तो ये जो है गवर्नमेंट जो है इसे इशू करती है। ये बहुत सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी है, इसमें जो है पैसा लगाना सेफ होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बिज़नेस के लिए शॉर्ट टर्म लोन का एक सोर्स है, जो कि बिज़नेस में यूजुअली जितने भी ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनमें ये बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट बेसिकली देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके डील होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए इनकी मैच्योरिटी की पीरियड होती है। और ये जो हैं 1 साल से ज़्यादा के नहीं होते। यदि ये 1 साल से ज़्यादा के होंगे तो ये फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएंगे, ये फिर आपका कैपिटल मार्केट का फाइनेंशियल एसेट्स बन जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स की डीलिंग है ये कैपिटल मार्केट में होने लगेगी, क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा की हो जाएगी। तो 1 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी देख लें कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन सी अथॉरिटी करती है। मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका इंडिया का सेंट्रल बैंक है।
और यहाँ पर कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, आप सब जानते हैं इसे। और यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा कैपिटल मार्केट को कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, तो आपको पता होगा, तो आप अच्छे से सही आंसर इसका कर पाएंगे। उसी तरीके से मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करती है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, आपको ध्यान देना है। यदि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाओ उसे। ये हो गया आपका मनी मार्केट के कुछ सब मार्केट भी होते हैं, मतलब कि उपमुद्रा बाजार भी होते हैं सब मार्केट, जो कि आपका मनी मार्केट का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जहां पर सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग की जाती है। जैसे आपका काल मनी मार्केट, ओके, काल मनी मार्केट, जैसे कि यहाँ पर काल का मतलब क्या होता है, अर्जेंटी, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही कम पीरियड टाइम में करते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, शॉर्ट नोटिस, इसे शॉर्ट नोटिस मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 24 आवर्स, मतलब कि एक दिन के लिए यहाँ पर डीलिंग होती है, और जो कि ये एक दिन से लेके 7 दिन तक, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, आपका शॉर्ट नोटिस मार्केट है। जैसे यहाँ पर जनरली हम लोग देखते हैं कि जो बैंक टू बैंक डीलिंग होती है, बैंक टू बैंक ज़्यादा होती है ऐसे इस टाइप के मार्केट में, और यहाँ पर जो नीडी बारोवर होते हैं वो डील करते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि काल मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो आपको जब पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे। तो ये सभी ऑप्शन में गिवन हो सकते हैं, जैसे 24 आवर्स, ओके, 24 आवर्स टू 7 डेज, ये आपका ऑप्शन बन सकता है, तो यही आपका आंसर भी होगा। और उसमें काल मनी मार्केट में आपका 14 डेज भी दे सकता है, ठीक है, तो आपका जो है 1 मंथ भी दे सकता है, 1 ईयर भी दे सकता है, लेकिन जब आप एग्जैक्टली आप जानेंगे तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर जो है बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है, इसके रिगार्डिंग लॉन्ग पीरियड, तो वो आपका 14 डेज का भी हो सकता है, फॉरनाइट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन मतलब 2 हफ्ता, जिसे आप फॉरनाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बारो कर सकते हैं, और बारो या लेंड कर सकते हैं अप टू 14 डेज। देखिए, अगर से यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग आपने पढ़ा अच्छे से, तो यहाँ पर 24 आवर्स दिया हो, 7 डेज दिया हो, आपका 14 डेज दिया हो, इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यदि इसमें 1 ईयर दे दिया तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट वाइज लाइनर है, 1 लाइनर है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब लोन दिया जाता है तो कुछ सिक्योरिटीज़ भी उसके लिए बैक्ड की जाती है, मीन्स कि कोलेटरल रखी जाती है, बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर जो आपका काल मनी मार्केट में जो भी डीलिंग होती है वो क्या होती है, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, मीन्स कि ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, मतलब कि इनके पीछे कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं होती है एश्योरेंस के लिए, ताकि पैसे डूब जाएं, ठीक है, तो इनसे मतलब कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि बैक्ड की गई है उनसे रिकवर किया जा सके। यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके का ये लैक है, कमी है, जो कि यहाँ पर आपका अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है, इसीलिए ये कम पीरियड के लिए होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, 14 दिन और 7 दिन और आपके ये 1 दिन के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो प्लेयर होते हैं मनी मार्केट में, काल मनी मार्केट में, आप इसे मनी मार्केट का भी प्लेयर समझ लें, क्योंकि सारे पार्टीज़ जो हैं सेम होते हैं। पार्टिसिपेंट मतलब कि ये मार्केट में कौन कौन सी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका आ गया सभी शेड्यूल बैंक, जितने भी शेड्यूल बैंक हैं वो सब पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। आपका नॉन शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि आपके प्राइवेट बैंक, ओके, यहाँ पर आपके प्राइवेट बैंक्स भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। आपका जो है
और भी इंस्टीट्यूशन है जैसे DFSI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फॉरेन्स बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और भी हैं इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सभी इंस्टीट्यूशन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर इनका जो है अभी जितने आपने देखे पार्टिसिपेंट, इनका क्या है, डायरेक्ट ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपका IDBI, आपका ICICI बैंक और IFC। तो ये जो है ये सभी बैंक क्या हैं, डेवलपमेंट्स बैंक हैं। ये जो हैं डेवलपमेंट्स बैंक हैं जो कि इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स कि यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट लेंडर और बारोवर नहीं बनते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं इनके उसमें हेल्प करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। आपका नाबार्ड भी आएगा इसी में। चलिए अब देखते हैं आगे सेकंड मार्केट, आपका सेकंड सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट, बिल मार्केट। बिल मार्केट क्या होती है, जनरली बिल मार्केट आपकी जो है इसमें ट्रेजरी बिल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कवर किया जाता है। मतलब कि बिल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर ट्रेजरी बिल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डीलिंग होती है। ये जो है शॉर्ट टर्म पेपर होते हैं, बिल्स होते हैं। इस मार्केट में इनकी बाइंग और सेलिंग होती है। इसे हम आगे लेटर डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पर एक और सब मार्केट टाइप्स देख लें। यहाँ पर है आपका कोलेट्रल लोन मार्केट। यहाँ पर कोलेट्रल लोन मार्केट जो है कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट पार्टीज़ को एडवांस करती है, जो कि आपका सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को कोलेट्रल रखती है। मीन्स कि इसके बदले लोन के बदले में ये सिक्योरिटीज़ रखती है अपने पास और तभी लोन प्रोवाइड करती है जो भी बॉरोवर होते हैं उनको। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट है, आपका शॉर्ट पीरियड के लिए ही इस लेंड करती है बैंक। आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए इस मार्केट के रिगार्डिंग आपका फाइनेंशियल गारंटीज़ जो होते हैं मार्केट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए दो पार्टीज़ में आपका डीलिंग हो रही है, तो इसमें थर्ड पार्टी आता है और वो क्या करता है, वो गारंटी देता है कि आप इन्हें दीजिए लोन और इनकी गारंटी क्या करेंगे, हम लेंगे। यदि कुछ भी होता है लॉस तो ये बेयर करेंगे, ये थर्ड पार्टी बेयर करेगा। तो ये थर्ड पार्टी होते कौन है, देखिए थर्ड पार्टी आपका कोई पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल इंडिविजुअल भी हो सकता है। पर्सनल में आपका इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि ये मतलब कि बहुत ही छोटे लेवल पर ये गारंटी होती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर है। और गवर्नमेंट भी गारंटीज़ देती है, इंस्टीट्यूशन भी गारंटी देते हैं। तो देखिए इंस्टीट्यूशन में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपका कमर्शियल बैंक आता है और इंश्योरेंस कंपनी आती है आपकी, और कुछ स्टेचुटरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं जो कि गारंटी देते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड पब्लिक सेक्टर गारंटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका DICGC, ठीक है, CGO, यहाँ पर ECGS, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि ये गारंटी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बस ये दिखाने का मतलब था कि सोर्स ऑफ गारंटी क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन गारंटी देते हैं। इतना ज़्यादा डीप नहीं आएगा, आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिए, एक ग्लिम्स देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। मेन जो आपका टॉपिक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मनी मार्केट का, उसे हम लोग देखेंगे। ये आपके 8 टाइप्स के होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट हैं मनी मार्केट के। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, जो कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उनकी डीलिंग होती है, तो इन्हें ऑर्गेनाइज
कहेंगे, ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये क्या है? ये सभी ऑर्गेनाइज मार्केट हैं, क्योंकि इनके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। मनी मार्केट के लिए आरबीआई रेगुलेट करती है, नियम आरबीआई बनाती है, और उसी तरीके से कैपिटल मार्केट के लिए सेबी बनाती है, और इन्हें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डील करना पड़ता है मार्केट में। तो ये इसीलिए ऑर्गेनाइज मार्केट हैं। ये भी आप, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को। सबसे पहला आपका है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स होती क्या है? ट्रेजरी बिल, जैसे कि आप कॉमर्शियल बिल को समझते हैं, कॉमर्शियल बिल्स जो कि 19 डेज़ की मैच्योरिटी पीरियड के साथ जो है इसे जो आपका सेलर होता है, सेलर क्या करता है? ड्रॉ करता है। उसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इशू करती है, और इसके बदले में शॉर्ट टर्म बोरोविंग करती है, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्पेंड बहुत ज़्यादा होते हैं, और सभी सिक्योरिटीज़ से पैसे निकालने के लिए ये ट्रेजरी बिल भी उसमें से एक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है ये। तो यहाँ पर आपके गवर्नमेंट की ये सिक्योरिटीज़ है, ये बहुत ही सेफेस्ट सिक्योरिटीज़ है, इसमें पैसे लगाना सेफेस्ट माना जाता है। और ये जो है आपका मनी मार्केट, जो मनी मार्केट का बिल मार्केट है, उसमें इसकी डीलिंग होती है। यहाँ पर आपका ट्रेजरी बिल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरली इसके आपकी मैच्योरिटी पीरियड को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसकी कई तरीके की होती है, मतलब कई टाइप्स की मैच्योरिटी होती है इसकी, और इसका डिनोमिनेशन, मतलब ये कितने डिनोमिनेशन में आती हैं। ट्रेजरी बिल्स को कौन बॉडी इशू करती है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि गवर्नमेंट के बिहाफ में इसे क्या करती है? आरबीआई इशू करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो है ये सिक्योरिटीज़, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी इशू करेगी ना, ये आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। यहाँ पर जो है ये शॉर्ट टर्म है, मैच्योरिटीज़ के शॉर्ट टर्म, जो कि आपकी 1 साल से कम की पीरियड की होती है, और ये जो है इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट बारो करती है। मतलब कि यहाँ पर आपका पब्लिक टू गवर्नमेंट, पब्लिक जो है पैसे देती है, और गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म लोन ही है, जो कि पब्लिक से गवर्नमेंट लेती है ट्रेजरी बिल्स को इशू करके। और ये ट्रेजरी बिल्स जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये आरबीआई इसे गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या करती है? सोल्ड करती है। और इसकी जो सेलिंग है, मतलब कि इसे किस तरीके से बेचा जाता है, तो इसके लिए बिडिंग लगाई जाती है। बिडिंग मतलब बोली लगाई जाती है, और जो प्राइस बहुत हाई चली जाती है उसी पर ये फिक्स कर दिया जाता है। तो आरबीआई इसके लिए कम्पिटिटिव बिडिंग भी करती है, मतलब कि जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उसी प्राइस पर इसे इशू कर दिया जाता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सेफ सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट क्या करती है? गारंटी देती है। ओके, मतलब कि आप इसमें पैसा लगाएंगे तो डूबने वाला कहीं से भी नहीं है पैसे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पर क्या होती है? पेबल होती है ट्रेजरी बिल। और इसकी जो इशू प्राइस है, वो आपकी क्या होती है? डिस्काउंट पे होती है। जब डिस्काउंट पे इशू होगा, ओके, और मतलब कि कह सकते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड जो होता है कंप्लीट होगा। मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट आपका क्या होगा? पार पर होगा, मतलब कि अंकित मूल्य पर होगा। तो जो बीच का डिफरेंसेस होता है वही आपका क्या होता है? रिटर्न होता है। ओके, वही रिटर्न होता है पब्लिक के लिए, जो पब्लिक इसमें पैसे लगाती है, ट्रेजरी बिल खरीदती है। वैसे तो जनरली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसके क्या होते हैं? इसके कह सकते हैं कि जेन्युइन यूज़र होते हैं इसके ट्रेजरी बिल के, और इन्वेस्ट करते हैं पैसा इसमें। बैंकों ज़्यादा होते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपके पब्लिक थोड़ा कम करती है इसमें इन्वेस्ट, लेकिन पब्लिक भी कर सकती है यहाँ पर। तो आई थिंक आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ट्रेजरी बिल का। यहाँ पर जो है ट्रेजरी बिल
बहुत ही हाईली सिक्योर्ड है, पहले भी मैंने बताया सेफेस्ट है ये बहुत, क्योंकि इसमें जो है गारंटी देती है रीपेमेंट का, गवर्नमेंट आरबीआई देती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, और यहाँ पर ये डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस ही कर दिया। और मैच्योरिटी होने पर फेस वैल्यू पर इसको जो है इसका निपटारा किया जाता है। बैंक्स जो है इसके मेन सब्सक्राइबर होते हैं, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़ने हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप सभी पढ़ रखे हो इसे, लेकिन आपको अब एंट्रेंस पर्पस से पढ़ना है, मीन्स कि उस हिसाब से पढ़ना है जैसा कि पेपर को फ्रेम किया जाता है। पेपर में इस तरीके के आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल को फर्स्ट टाइम कब इशू किया था इंडिया में, तो जब आपको पता होगा कि इसे 1917 में इशू किया गया था, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप वन लाइनर पढ़ेंगे, तब जाके आप बहुत ही अच्छे से पेपर के फ्रेमवर्क को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी थ्योरी पार्ट है आप सभी अच्छे से पढ़ चुके हो। जो मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है उसको। तो यहाँ पर वन लाइनर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस टॉपिक से। यहाँ पर पहले ये क्या था, ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी, इसीलिए इसे 1986 में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और इसके कुछ टाइप्स हैं ट्रेजरी बिल के। ट्रेजरी बिल्स अभी हम मैच्योरिटी भी देखेंगे, इसकी कई तरीके की मैच्योरिटी पीरियड होती है, और इन्हें कब इंट्रोड्यूस किया गया था उसका ईयर भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑर्डिनरी या रेगुलर कह सकते हैं ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल है, जो कि पब्लिक और बैंक्स के लिए इसकी बिडिंग की जाती है, और ये बिडिंग के कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू पब्लिक और बैंक्स इन्हें खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो है बिड जो है वो आपकी 14 डेज़, 182 डेज़, 19 डेज़, 364 डेज़ ट्रेजरी बिल के लिए यूजुअली इनवाइट किया जाता है बिडिंग को। चलिए, जो सेकंड टाइप्स है आपका ट्रेजरी बिल का, ये हम देखेंगे। ये स्पेशल इसे कह सकते हैं, ये स्पेशल ट्रेजरी बिल होती है, जो कि इसे आरबीआई के फेवर में ही इसे इशू किया जाता है। और ये जो बिल है आरबीआई इसे परचेस करती है, मतलब कि ये परचेस बाय आरबीआई इसे परचेस करती है, और इसके बदले में करेंसी नोट्स को इशू करती है। ये स्पेशली आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए जब भी इन बैंक्स को ऐसे मतलब गवर्नमेंट्स को कैश की रिप्लेनिश करनी होती है, मतलब कैश बैलेंस को मेंटेन करना होता है। रिप्लेनिश का मतलब होता है भरपाई करना किसी भी चीज़ की। तो जब गवर्नमेंट का बजट गड़बड़ा जाता है, कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए ही एडहॉक जैसे मतलब कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को क्या किया जाता है, इशू करती है आरबीआई। और ये जो है आरबीआई इसे परचेस भी कर लेती है, इनके बदले में जो है करेंसी नोट्स को इशू करती है, जो कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होती है इनसे यूज़ की जाती है। मतलब कि इस बैलेंस को गवर्नमेंट जहाँ पर भी जो स्पेंड करना होता है तो इस पैसे से करती है स्पेंड। यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये स्पेशल नेचर की ट्रेजरी बिल है और गवर्नमेंट के फेवर में आरबीआई इसे कह सकते हैं कि ये प्राइवेट है, ये पब्लिक के लिए नहीं होती है। बैंक के मतलब कि जो कॉमन बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनके लिए नहीं होती है, ये सिर्फ आपका गवर्नमेंट के लिए होती है। ये आप इसे समझ सकते हैं ऐसे। और एडहॉक जैसी बिल को यहाँ पर आपका 1997 में इसे एबॉलिश्ड भी कर दिया गया, मतलब कि इसे जो है इस टाइप की बिल को ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसी बिल को इशू नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैच्योरिटी ट्रेजरी बिल की क्या क्या होती है। ट्रेजरी बिल मैच्योरिटी के बेसिस पर, यहाँ पर ट्रेजरी बिल के हम लोग टाइप्स देख रहे थे। तो ये टाइप्स जो आपका ऑर्डिनरी हो गया, सेकेंड वन आपका एडहॉक हो गया,
और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैच्योरिटी के बेसिस पर ट्रेजरी बिल कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पर 5 टाइप्स की होती है आपकी मैच्योरिटी के बेसिस पर। मैच्योरिटी के बेसिस पर ट्रेजरी बिल आपकी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला आपका 14 डेज़ जो कि 14 दिनों के लिए होती है, जिसे इंटरमीडिएट और ऑक्शनेबल टाइप की भी ये ट्रेजरी बिल होती है। सबसे पहला आपका 14 डेज़, 14 डेज़ में 2 आता है, इंटरमीडिएट और एक्शनेबल। सेकेंड वन आपका 91 डेज़, थर्ड वन आपका 182 डेज़ एंड 364 डेज़ के लिए मैच्योरिटी पीरियड की होती है। अब इसी को हम आगे एलोबरेट करेंगे। आपका 14 डेज़ इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल को 1996 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और उस समय मतलब कि जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया उस समय 91 डेज़ की मैच्योरिटी पीरियड की ट्रेजरी बिल चल रही थी। इसके अबॉलिशन के बाद तब ये ट्रेजरी बिल लाई गई, जो कि ये ट्रेजरी बिल और एडहॉक ट्रेजरी बिल टाइप की थी। इसे एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद आपके 14 डेज़ की ट्रेजरी बिल को लाया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को हम बताएंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं। ये आपकी 14 डेज़ बिल हो गई। इसका हम लोग डिनोमिनेशन भी देख लेते हैं। 14 डेज़ ट्रेजरी बिल जो है वो आपका किस डिनोमिनेशन में, किस मल्टीपल में इसे बेचा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 लाख के मल्टीपल्स पर जो है बेची जाती है। और ये ट्रेजरी बिल्स की क्या है, क्रोनोलॉजी है, मतलब कि इनकी इशूइंग ईयर, मतलब कि कब कब सीक्वेंस में कि पहले कौन सी बिल आई, ओके, फिर बाद में कौन सी बिल आई। तो ये क्रोनोलॉजी है, आप इन्हें देख सकते हैं। 182 डेज़ ट्रेजरी बिल को सबसे पहले लाया गया था आपका 1986 में, फिर 364 को 1992 में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 91 को 93 में लाया गया, ठीक, और फिर 14 डेज़ की ट्रेजरी बिल को आपका 1997 में लाया गया। यहाँ पर जो अभी हमने बताया था 96 टू 99 ये आपका क्या है, 14 डेज़ का है, 14 डेज़ ट्रेजरी बिल है। और फिर बाद में आपका 28 डेज़ ट्रेजरी बिल भी आई जो कि आपका 1998 में आई थी। प्रेजेंट में क्या क्या चल रही है ये भी आप जान लें, ये तो थोड़ा हिस्टोरिकल हो गया। प्रेजेंट में जो आपकी चल रही है वो 91 डेज़ की चल रही है, 82 डेज़ की चल रही है एंड आपकी 364 डेज़ की अभी प्रेजेंट में चल रही है ट्रेजरी बिल। अब आगे देखेंगे। सेकेंड आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। ये अभी आपको हम बता ही चुके हैं स्टार्टिंग में, कॉल मनी और शॉर्ट नोटिस मनी। आगे देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सबसे पहले आरबीआई ने 1989 को इशू करने के लिए सभी कॉमर्शियल बैंक को क्या कर ली थी, परमिशन दे दी थी। और तब से ये इसका जो है इंट्रोडक्शन हुआ और ये जो है आपकी मार्केट, मनी मार्केट में इसकी डीलिंग शुरू हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है इशू किया जाता है against fund deposited by the investor with a bank in a dematerialized form for a specific period of time। यहाँ पर देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक इशू करती है, जो फंड इन्वेस्टर बैंक में डिपॉजिट करते हैं उनके बदले में एक बैंक क्या करती है, सर्टिफिकेट बना के दे देती है और उसका वो सर्टिफिकेट से ये होता है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास बैंक में उसके पैसे हैं, ओके, जो कि आपका डीमैटेरियलाइज फॉर्म में है। ये डीमैटेरियलाइज फॉर्म होता क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे बैंक में जब आप किसी बैंक में जाते हैं, कोई भी बैंक आप देख लें, मान लीजिए आप स्टेट बैंक में
आपका खाता है। ओके, तो आप जितने भी बैलेंस आपके हैं तो वो सब एक आपका अकाउंट पर्टिकुलर बना हुआ है, जिसमें आपका जो भी आप विड्रॉ करते हैं, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, वो सब का ब्यौरा होता है। मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट से रिलेटेड उसमें होती है, जो कि आपका पासबुक के रूप में होता है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जब जो पासबुक है, समझ लीजिए कि सिमिलर इसके आपका क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जो कि ये रेगुलर नेचर का होता है, लेकिन ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है, क्योंकि पासबुक रेगुलर नेचर का होता है। इसमें आप विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपकी लिखी जाती है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इससे थोड़ा सा अलग है। हम लोग डीमेटलाइज फॉर्म को समझेंगे कि डीमेटलाइज फॉर्म होता क्या है। जब आप किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तब आपका एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन अकाउंट होता है। उसमें आप जितनी सिक्योरिटीज़ परचेस किए हैं उन सब का उसमें रिकॉर्ड होता है, क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या रिटर्न मिल रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें मतलब कि मेंटेन की जाती है। ये ऑनलाइन कह सकते हैं, ये आपका ऑनलाइन अकाउंट होता है जो कि टोटली डिजिटल होता है और उसी में आपकी डीलिंग होती है। जो भी आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसमें यदि आप करेंगे तो आपका डीमेटलाइज फॉर्म में ये पैसे आपके फंड जो हैं इसमें जमा हो जाते हैं और उसके बदले में आपको सर्टिफिकेट एक दे दिया जाता है, जो कि कमर्शियल बैंक देती है। कमर्शियल बैंक इसे इशू करती है। ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट्स है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ट्रांसफरेबल है, मतलब इसे आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें फाइनेंशियल एसेट्स कहा गया है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट जो है ईजिली ट्रांसफरेबल होता है, मार्केटेबल होता है, जिन्हें आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टॉपिक से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछते हैं। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू करता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब लॉन्च किया गया था, मतलब कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका नेचर क्या है, ये एक प्रॉमिसरी नोट्स है, क्योंकि बैंक क्या करती है, प्रॉमिस करती है रिटर्न करने के लिए और इसके बदले में फंड लेती है। ओके, और ये ट्रांसफरेबल भी है। सबसे बड़ी बात ये ट्रांसफरेबल भी है आपका। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या है, आपकी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी सिक्योरिटीज़ बैक्ड नहीं की जाती है। देखिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के फ़ीचर्स को भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके फ़ीचर्स से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसका नेचर क्या है, ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू टाइम डिपॉजिट, क्योंकि ये जो है थोड़ा लंबे पीरियड के लिए होता है। टाइम डिपॉजिट है ये क्या है आपका, टाइम डिपॉजिट है। और टाइम डिपॉजिट को आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि टाइम डिपॉजिट होता क्या है, जो कि लंबे समय के लिए पैसे जब जमा करते हैं आप तो इसे टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। चलिए अब इसका मैच्योरिटी पीरियड देख लेते हैं क्या है। देखिए मिनिमम देखा जाए तो अगर से मिनिमम इसकी मैच्योरिटी पीरियड 7 days to 1 year होती है, और अगर से लॉन्ग पीरियड के लिए देखा जाए तो 1 year to 3 years भी हो सकती है। तभी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट आप लोग कराते हैं तो वो भी क्या है, टाइम डिपॉजिट है। तो वैसे ही ये भी है टाइम डिपॉजिट आपका। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है आपका, 1 लाख है, और इसके मल्टीपल्स में भी कर सकते हैं आप। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सीरीज़ को डिस्काउंट रेट पर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, और इसको जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाती है इसे जो है फेस वैल्यू पर मैच्योर कर दिया जाता है। मतलब कि इसको क्या कह सकते हैं, रिडीम हो जाता है ये फेस वैल्यू पर।
और इसमें जो है आपके सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे इशू कर सकते हैं। और जितने आपके टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, टर्म लेंडिंग का मतलब लॉन्ग पीरियड से है, जो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन भी इसमें पार्ट ले सकते हैं आपका जो है 3 इयर्स की मैच्योरिटी के साथ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। आपका एक्सेप्शन ये है कि आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज मतलब कि रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके नोटेबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन आपके BHU BCom MCom में अधिकतर पूछे गए हैं। ये चीज़ आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है ये जानना। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, अभी आगे भी देखना है। एक दो और इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, उसको भी डिस्कस करना है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं तो उसके बदले में उसके अगेंस्ट मतलब वो कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को रख कर, मतलब कि एज ए सिक्योरिटी रख कर नहीं इशू कर सकता है। बैंक कैन नॉट बाई बैक दियर ओन CDs प्रायर टू द लेटर मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी के पहले कोई भी बैंक अपने ही CDs को जो इशू किए हैं उससे बाईबैक नहीं कर सकता। मतलब बाईबैक का मतलब ये होता है कि फिर से परचेस करना, है ना, फिर से वापस लेना, ये कह सकते हैं आप, वापस लेना। बाईबैक का मतलब ये होता है। कमर्शियल पेपर, यहाँ पर आपका जो CPs है, कमर्शियल पेपर इन इंडिया वर लॉन्च बाय द RBI's नोटिफिकेशन इन जनवरी 1990। यहाँ पर देखिए कमर्शियल पेपर को इंडिया में RBI ने 1990 में नोटिफाई किया था। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लिए जो रेपुटेड कंपनी, मतलब ब्लू चिप टाइप की जो कंपनी थी, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनके लिए ये था कि वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग के लिए क्या कर सकती हैं, अपने कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी मतलब कि फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है वो दूर हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। इसीलिए RBI ने इसे नोटिफाई किया और उस वक्त से कमर्शियल पेपर इंडिया में ट्रेडेड होने लगे मनी मार्केट में। और ये बहुत ही हाईली रेपुटेड कंपनी, जो कि जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो जिनकी ऐसी कंपनी, ऐसी ब्लू चिप कंपनी जिनकी रेपुटेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत हाईली स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म बोरोविंग को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर जो है आप एक चीज़ और देखें, ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट्स है। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सभी आपके निगोशिएबल का मतलब आप सब जानते ही हैं, निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ट्रांसफरेबल है, पर्सन टू पर्सन इन्हें ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी इसे इशू करती है, तो यहाँ पर आपकी सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, बैंक्स, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वो भी इन्हें इशू कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो बैंक्स हैं वो भी तो एक तरीके की कंपनी ही है, हालांकि वो बैंकिंग कंपनी है, वो भी तो बिज़नेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट, ये सब उनके लिए प्रोडक्ट ही तो है ना, जो जिन पर जो है उनको इंटरेस्ट पे करना होता है और वो इन्वेस्ट कर देती हैं पैसे को, और जो रिटर्न मिलता है वो अपने कस्टमर को देती हैं, कुछ अपने पास रखती हैं। तो ये भी तो कंपनी ही है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बैंक्स, और इसमें बैंक्स कहाँ से आ गया, ये तो कॉमर्शियल पेपर है। तो बैंक्स भी क्या है, बैंक भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है और बैंक भी इसमें एक्टिव और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी इसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है।
अब पब्लिक सेक्टर की जितने भी यूटिलिटीज़ हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, ये सब जो कि जिनकी बहुत ही ज़्यादा गुड क्रेडिट स्टैंडिंग है और इनके पास जो है बहुत ही सफिशिएंट टेंजिबल एसेट्स हैं, वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं। इनकी मैच्योरिटी पीरियड भी आप देख सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 7 डेज़ है और 365 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 1 ईयर। 7 डेज़ टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 डेज़ टू 1 ईयर। ये आप सभी अच्छे से रट लें इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ भी आपका फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का पार्ट होगा आपके एंट्रेंस में, वहाँ उस पेपर में आपका फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी इसे अच्छे से देखें सारी चीज़ों को। इसका डिनोमिनेशन जो है वो आपका 5 लाख, ये मिनिमम मतलब बहुत ही कम पर 5 लाख के डिनोमिनेशन पर, और अगर से और भी ज़्यादा हो सकता है तो इसके मल्टीपल्स में भी इसे इशू किया जा सकता है। कमर्शियल पेपर आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, मतलब इसे डिस्काउंट पर जो है इशू करते हैं और फेस वैल्यू पर यहाँ पर इनकी जो है मैच्योरिटी पीरियड पूरी होती है। और ये बेयर फॉर्म में होते हैं, मतलब बेयरर फॉर्म में, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है ना, ट्रांसफरेबल है तो ये बेयरर फॉर्म में होते हैं। कोई भी जिनके पास ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो उसका मालिक। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ गया, हु कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, वो पार्टिसिपेंट अब हम लोग देखेंगे। जितने भी रेजिडेंट हैं, मतलब कि ऑल रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि जो देशवासी हैं, है ना, जितने भी आपके यहाँ पर देशवासी हैं वो कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर। और NRI आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर अंडर फेमा एक्ट। फेमा एक्ट आप सब जानते हैं, जो कि फॉरेन जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे मतलब कि उनकी क्या करता है, उनकी रूलिंग करता है, उनको रेगुलेट करता है। तो जितने भी NRI हैं वो कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फेमा के रूल को फॉलो करते हुए। कमर्शियल पेपर आर एक्टिवली ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर जो है अब देखेंगे, आप कहेंगे कि ये तो हम लोग मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेड होता है, क्योंकि मनी मार्केट का भी अपना प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। जो थोड़ा हाईली लेवल की सिक्योरिटीज़ टाइप की होते हैं वो आपका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। यहाँ पर देखें, शेड्यूल्ड बैंक जो हैं कैन एक्ट एज एन IPA। ये IPA क्या है, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट मतलब कोई आम पब्लिक इसे इशू और पेइंग एजेंट नहीं बन सकती है, केवल शेड्यूल बैंक ही IPA का रोल कर सकते हैं, मतलब IPA इशू अथॉरिटी और पेइंग एजेंट बन के। यहाँ पर आपका कमर्शियल पेपर जो है वो प्रॉमिसरी नोट्स की तरह इशू किया जा सकता है, और ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ये भी होता है। जैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था, वैसे ही कमर्शियल पेपर को भी डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखा जाता है। अंडरराइटिंग इज़ नॉट परमिटेड। यहाँ पर देखो, अंडरराइटिंग का मतलब आप समझते ही हैं कि अंडरराइटिंग में क्या होता है। बैंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना उसे मतलब बेचने उचने के लिए, उसको जो है उसकी डीलिंग करने के लिए, तो यहाँ पर परमिटेड नहीं होती, अंडरराइटिंग की परमिशन यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर जो इशूइंग कंपनी होती है वो जब भी कोई नीड हो तब अपने CPs को मतलब कमर्शियल पेपर को बाईबैक कर सकती है, फिर से वापस ले सकती है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, रेपो, रीपर्चेस एग्रीमेंट। यहाँ पर आपका क्या है, रीपर्चेस एग्रीमेंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि रीपर्चेस एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है, इसे कौन रेगुलेट करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी देखना है। सबसे पहले आप देखें, ये मनी मार्केट का बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और जो कि आपका कोलेटरलाइज शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। कोलेटराइज का मतलब जानते ही, जिसके पीछे सिक्योरिटीज़ होती है, और इसकी जो है ये सेल परचेस ऑपरेशन के द्वारा इस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग होती है, लेंडिंग होती है, बारोइंग होती है।
आप यहाँ पर देखेंगे कि रीपर्चेस एग्रीमेंट जो है ये आपका आरबीआई बिटवीन आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक के बीच ये एग्रीमेंट होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पब्लिक हिस्सा नहीं लेती है। जनरली आप देखेंगे पब्लिक इसमें हिस्सा नहीं लेती है, बैंक्स ही होते हैं बोरोवर, बैंक्स ही लेंडर भी होते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें दो कंडीशन आती है आपकी। एक तो आता है आपका रीपर्चेस एग्रीमेंट जिसमें आपका आता है रेपो, और एक आता है आपका रिवर्स रेपो। अभी हम लोग आगे लेटर डिस्कस करेंगे कि रेपो एंड रिवर्स रेपो क्या होता है। यहाँ पर अब देखेंगे कि रेपो में जो रीपर्चेस एग्रीमेंट है उसमें होल्डर जो है सिक्योरिटीज़ का किसी इन्वेस्टर्स को सेल करता है विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेस एट अ प्री डिटरमाइंड डेट एंड रेट। यहाँ पर आप मतलब समझें कि जो सिक्योरिटीज़ का होल्डर है वो इन्वेस्टर्स को इस एग्रीमेंट पर जो है मतलब कि उसे फिर से दोबारा से परचेस करने के एग्रीमेंट पर जो कि आपका प्री डिटरमाइन डेट और रेट भी निर्धारित होता है पहले से, उस सिक्योरिटीज़ को वो क्या करता है फिर से परचेस कर लेता है, मतलब कि रीपरचेस कर लेता है, और इसी चीज़ का एग्रीमेंट होता है। इसे क्या कहेंगे, रेपो कहेंगे। रेपो इज़ आल्सो नोन एज रेट ऑफ रीपरचेस, मतलब रीपरचेस करने का रेट होता है जिस पर इसे वापस से बैक किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से बाईबैक ही बोलेंगे, बाईबैक कर लिया जाता है इसे। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट को कब इंट्रोड्यूस किया था, रेपो रेट को आपका 1992 में इंट्रोड्यूस किया था। रिवर्स रेपो रेट क्या, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, तो रेपो रेट को आपका 1992 में और रिवर्स रेपो रेट को इन नवंबर 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर देखिए रेपो और रिवर्स रेपो का जो ये दो रेट्स हैं, आपके टर्म्स हैं, इनको जो है उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने 2014 में एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्ट करके मतलब इसे इंट्रोड्यूस कर दिया था रेपो और रिवर्स रेपो को। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग रेपो रीपर्चेस एग्रीमेंट। अब यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे रेपो रेट को। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द central bank of country RBI in case of India lent money to commercial bank in the event of shortfall of funds। यहाँ पर देखो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है, पैसे देती है, मतलब कि लोन देती है। लेंट का मतलब होता है लोन से, ओके, लोन देती है, वो रेट को क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। यहाँ पर पिक्चर्स बनी है, मतलब आप इसे ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखो आरबीआई क्या है, लेंडर है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, बोरोवर है। यहाँ पर ये आरबीआई लेंडर है और कॉमर्शियल बैंक बोरोवर है। इसका जो रेपो रेट है रीपर्चेस एग्रीमेंट जो है आपका, इसका मेन पर्पस ये होता है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना, मतलब कि इकॉनमी में मनी की जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाना, मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाना। क्योंकि जब आरबीआई लोन देगी कॉमर्शियल बैंक को तो कॉमर्शियल बैंक फर्दर इसे क्या करेंगे, लेंट कर देंगे, ओके, मतलब कि पब्लिक, लेंट टू पब्लिक, जिससे आपका इकॉनमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी। तो जब मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, तब आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, और इसके बदले में मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो है ये क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, है ना। जब ये बेचेंगे, सेल करेंगे, तभी तो इनके पास पैसे आएंगे, तभी तो मनी आएगी, ओके। जब बेचेंगे, और ख़रीदार कौन होता है, आरबीआई क्या होती है, परचेजर होती है। जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक से परचेस करेगी, ठीक, उसके बदले में लोन देगी, मतलब एक तरीके से लोन ही ये हुआ ना, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को बैक कर रही है, सिक्योरिटीज़ को क्या कर रही है, कोलेट्रलाइज कर रही है, और उसके बदले में लोन दे रही है। तो यहाँ पर आरबीआई जो है सिक्योरिटीज़ का क्या हुआ,
मतलब कि सेलर हुआ, सिक्योरिटीज़ का सेलर हुआ, और लोन का बारोअर हुआ, और आरबीआई लेंडर हुआ। आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, गिव्स कैश एंड टेक सिक्योरिटीज़, मतलब पैसे देती है, सिक्योरिटीज़ लेती है, परचेस करती है। ओके, सिक्योरिटीज़ परचेज बाय आरबीआई। और यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइडर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, सेल बाय कमर्शियल बैंक। आई थिंक ये जो फिगर है आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में मदद करेगा। अब आगे चलते हैं, रेपो रेट के रिगार्डिंग और भी चीज़ों को देख लेते हैं। देखो, मार्केट में इंक्रीज़ करने, क्या लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इससे भी, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेपो रेट को क्यों जो है मतलब इसका ऑपरेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि मार्केट में जो है मनी की सप्लाई को, कह सकते हैं लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना है। तो ये चीज़ भी आप देखें प्रीवियस ईयर पेपर, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप एनालाइज करेंगे तब आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि रेपो रेट जो है, रेपो ऑपरेशन क्यों किया जाता है। तो आपका ऑप्शन में जब आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, तभी आप आंसर सही से कर पाएंगे। तो इंक्रीज करते हैं लिक्विडिटी को, मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए रेपो ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर और भी अच्छे से क्लियर कट शॉर्ट में आप देख सकते हैं रेपो ट्रांजेक्शन। ये जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक के पास है, ओके, एज ए कोलेट्रल, मतलब कि बैक्ड बाय सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब कि कमर्शियल बैंक एश्योरेंस देते हैं आरबीआई को कि हम जो भी ले रहे हैं मनी, ठीक है, जो भी लोन ले रहे हैं वो जो है वापस कर देंगे। जो डिटरमाइन पीरियड है, डिटरमाइन मैच्योरिटी पीरियड है, डिटरमाइन डेट है, उस पर हम वापस कर देंगे। और ये लेंडर है, आरबीआई लेंडर है। कैश फंड आ गया कमर्शियल बैंक के पास, अब इजली कमर्शियल बैंक पब्लिक को जो है लोन दे सकता है। यहाँ पर और अच्छे से आप देख सकते हैं, देखिए रिवर्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो रेपो का उल्टा हो, अपोजिट हो, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का जो अपोजिट हो, इज द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मतलब कि जस्ट अपोजिट जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था उसका जस्ट उल्टा होगा रिवर्स रेपो रेट में। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं रिवर्स का, ये जो मैच्योरिटी, मतलब कि जो रेपो की मैच्योरिटी है वो क्या होगी, रिवर्स रेपो होगी। जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या करेगी, अब सेल करेगी, जो पहले बैक्ड की थी अब बैंक को वापस करेगी, तो सेल करेगी, सेलिंग करेगी, और बैंक जो है अब वही सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, आरबीआई से परचेस करेगी। तो इससे क्या होगा, मेन पर्पस यही होता है जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको कम करना, डिक्रीज करना। जब मनी सप्लाई को, कंट्री में मनी की सप्लाई को कम करना होता है, तब आरबीआई जो है रेपो रेट ऑपरेट करती है, ओके। तब ये जो है रेपो रेट का ऑपरेशन करती है जिसमें कि मनी की सप्लाई को कम किया जाता है ऐसी एक्टिविटी करके। तो इस पर भी आपके क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेना। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। म्यूचुअल फंड आप सबने पढ़ा ही होगा, म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसे जो है 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और इसमें जो है सभी इंडिविजुअल, मतलब पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। सिंस मार्च 2000 मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैव ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो है आरबीआई देखती थी इसे, अब इसे सेबी गवर्न करती है म्यूचुअल फंड को। कैश मैनेजमेंट बिल, ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। आप देख सकते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। तो यहाँ पर आप इससे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाइए क्योंकि इससे ज़्यादा उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैश मैनेजमेंट बिल कब आया था, तो 2000 में आया था, ओके। यहाँ पर अब हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आए आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। हमारे साइबरनिक्स
एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस टॉपिक पर भी हम MCQ वीडियो लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम सभी टॉपिक पर जो अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इसके बेस्ड ऑन MCQ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें।